हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के 11th चैप्टर जिसका नाम है सजीवों में अनुकूलन। इसमें हम लोग सजीवों में अनुकूलन देखेंगे, फिर अलग अलग वास स्थल में किस तरह के जीव और पेड़ पौधे अनुकूलित होते हैं या सामंजस्य बैठा लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन अनुकूलन का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, या हम कहते हैं सामंजस्य को ही हम अनुकूलन करते हैं। हर जीव जो होता है जिस स्थान पे जिस जगह पे रहता है वहीं के अनुकूल हो जाता है, मतलब वो अपने जीवन को उसके अनुसार वहाँ के पर्यावरण के अनुसार सामंजस्य बैठा लेता है। तो हम कहते हैं कि हर एक सजीव में जो होता है वो अनुकूलन की क्षमता होती है और वो वहाँ के पर्यावरण अपने वास स्थल के अनुकूलित होते हैं। मतलब सभी सजीव जो होते हैं, सभी सजीव अपने अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित होते हैं, या तो उसमें अनुकूलित होने की क्षमता होती है। जो जहाँ पर रहता है वो अपने शरीर को या उसके अंग जो होता है उसके रहन सहन जीवन शैली या खान पान सब वहीं के उपलब्धता या उसके पर्यावरण के अनुसार ही ढल जाता है। तो उसी को स्थिति को उसी को हम कहते हैं अनुकूलन। सजीवों में अनुकूलन पर्यावरण के साथ हमारे सभी सजीव जो है अपने शरीर को अपने व्यवहार को कार्य को अनुकूलित करते हैं। वो दो तरह के होते हैं। पर्यावरण के साथ सामंजस्य जो होता है वो दो तरह के हमें देखने को मिलता है। एक होता है कि कम अवधि के साथ ही वो वहाँ के अनुकूलित हो जाते हैं, एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद वो अनुकूलन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। तो हम पर्यावरण के साथ अनुकूलन के प्रकार देखते हैं। पर्यावरण के साथ सामंजस्य, सामंजस्य या अनुकूलन, सामंजस्य या हम कहें अनुकूलन, ये जो होता है दो तरह का होता है। एक तो होता है पर्यानुकूलन और एक होता है आनुवांशिक अनुकूलन। दूसरा होता है आनुवांशिक अनुकूलन। पर्यानुकूलन देखें तो ये कम ही अवधि में ये अंतर देखने को मिलता है। अगर हम कहीं पर गए और कम समय में ही वहाँ के अनुसार वहाँ के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिए तो वो होता है वो अनुकूलन या वो बदलाव कहलाता है पर्यानुकूलन। कम अवधि में ही ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। कम अवधि में ये सामंजस्य देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, अगर हम किसी ठंडे या पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पर हमें सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ ऊंचाई पे वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वह काफ़ी कम होता है, तो वैसे में हमें कुछ दिनों तक जो होता है सांस लेने में कठिनाई होती है। फिर हम वहाँ के अनुकूलित हो जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूलित हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, और फिर हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहले जो होता है सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है यह नहीं होता है। मतलब हम वहाँ के पर्यानुकूलित हो जाते हैं, वहाँ सांस लेने के अनुकूलित हो जाते हैं, कम ही ऑक्सीजन में हम सांस ले पाते हैं। अनुवांशिक अनुकूलन लंबे अवधि के बाद ये होता है। यह लंबे अवधि का सामंजस्य होता है या अनुकूलन होता है। सामंजस्य होता है अनुवांशिक अनुकूलन जो लंबे कई पीढ़ियों के बाद जो होता है वहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि लंबे अवधि से किसी व्यक्ति का अगर वहाँ पर वंश रह रहा है तो उसके बाद वहाँ के जो होते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का ही उदाहरण लें, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के फेफड़े की क्षमता अधिक होती है। फेफड़ों की क्षमता जो होती है वह अधिक होती है, जिस कारण कि वो क्या होते हैं कम ऑक्सीजन में श्वास ले पाते हैं, जबकि वो क्षमता हम जैसे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के पास नहीं होती है। वो अनुवांशिक काफ़ी लंबे अवधि तक वहाँ के उसके पूर्वजों के रहने के बाद ये जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम कुछ ही समय बाद मतलब कुछ ही दिन पहले अगर गए हो पर्वतीय क्षेत्रों में और रहने लगे तो हमारे शरीर में पर्यानुकूलन हो सकता है। हम वहाँ के ठंड को, वहाँ के तापमान को, और या तो हम कुछ श्वास की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि लंबे अवधि के बाद यह सामंजस्य होता है। इसमें फेफड़े की क्षमता ही अधिक होती है उसकी। तो पर्यावरण के साथ सामंजस्य या अनुकूलन दो तरह के होते हैं। अब हम वास स्थल को देखते हैं कि वास स्थल किसे कहते हैं, फिर अलग अलग वास स्थल और वहाँ किस तरह से जीव या तो पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ के अनुकूलित होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वास स्थल की परिभाषा को।
वास स्थल, वास स्थल जो होता है, जो जीव जहाँ पर रहता है, जहाँ से उसे भोजन, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन और आवास तीनों मिलता है, वो उसका वास स्थल कहलाता है। जहाँ सजीव या हम जो होते हैं रहता है और जहाँ से तथा जहाँ से हमें क्या मिले, जहाँ से उसे किसी भी सजीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, भोजन, आवास आदि उपलब्ध हो, उसे ही उसका क्या कहलाता है, वास स्थल कहलाता है। जैसे कि जल में रहने वाले जीवों के लिए जल क्या होगा, जलवास एक वास स्थल होगा। अगर हम जैसे जीवों के लिए स्थल, जमीन जो है वो क्या है, हमारे लिए वास स्थल है। भूमि के अंदर के जीवों के लिए भूमि जो है, भूमि के अंदर भूमिगत जो है, जो जीव होते हैं वो भूमि उसका वास स्थल है। तो इस तरह से जो जहाँ रहता है, वास करता है, उसी को उसका वास स्थल कहा जाता है। अब हम देखते हैं मरुस्थलीय या पर्वतीय या मैदानी या जलीय जो जगह है, वास स्थल है, वहाँ के जीव या पेड़ पौधे जो होते हैं किस तरह से वहाँ के अनुकूलित होते हैं या वहीं के अनुसार जो होते हैं वो ढले होते हैं। जैसे कि स्थलीय जीवों को लें तो वो जल में नहीं रह सकते हैं, कुछ उभयचर जीवों को छोड़ दें, और जलीय जीव है तो वो स्थल पे नहीं रह सकते। सबसे पहले हम मरुस्थलीय या रेगिस्तानी वासस्थल को देखते हैं। मरुस्थलीय या रेगिस्तानी वासस्थल, यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों के अनुकूलन को हम देखेंगे। सबसे पहले मरुस्थलीय या रेगिस्तानी जगह किसे कहते हैं, जहाँ की बलुई इलाका हो, जो बलुई इलाका हो, और ऐसे वाले इलाके में रात क्या होता है, रात काफ़ी ठंड भरा होता है, रात ठंड, और लेकिन दिन जो होता है वो गर्म होता है, और वनस्पति काफ़ी अलग होते हैं, वहाँ के जीव जंतु भी अलग होते हैं। तो मरुस्थलीय या रेगिस्तानी स्थान वही जो बलुई इलाका हो, कई मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो वो बलुई इलाका हो, रात ठंड होता है वहाँ, और दिन काफ़ी गर्म होता है। अगर हम वहाँ के जीव की बात करें तो वहाँ पर जीव ऐसे पाए जाते हैं जो कि मुख्यतः ज़्यादातर जो कि बिल करके अंदर में, ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में रहते हो, ताकि वो रात में ठंड से बच जाए और दिन में जो है गर्मी से बच जाए। जैसे कि अगर हम देखें वहाँ पर गिलहरी, चूहा, गीदड़, ये सब गीदड़, इन सब तरह के जीव वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो होता है वो घर बनाकर रहते हैं, ताकि अधिक ताप और कम ताप से बच जाए। ये कहाँ रहते हैं, गहराई में रहते हैं अपना घर बनाकर। वहीं पेड़ पौधों की बात करते हैं हम, पेड़ पौधा, तो यहाँ पर पेड़ पौधा जो है वो मुख्यतः कैसे पाए जाते हैं, तो बबूल हो गया, नागफनी हो गया, या ये एलोवेरा हो गया, ये सब वहाँ पर पौधे पाए थे। इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, पतले छोटे, और या तो क्या होता है कांटेदार होते हैं, ताकि क्या हो, ये किस चीज़ से बचाता है, वो अधिक वाष्पन से बचाता है। ज़्यादातर पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में न जाए, पेड़ पौधे के इस्तेमाल में ही हो, इसलिए वहाँ वाष्पन कम हो, तो पत्ते छोटे और कांटेदार होते हैं। जैसे बबूल में देख सकते हैं, एलोवेरा में देख सकते हैं। ये मांसल होते हैं, गूदेदार होते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है जल उसमें संचित मतलब इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी का अभाव होता है, तो वो अपना इस्तेमाल कर पाए अपने भंडारित पानी से, इसीलिए उसका मांसल और गुद्देदार जो होता है वो होता है तना, जैसे कि एलोवेरा में हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही उसका जड़ जो है वो काफ़ी गहरा होता है, ताकि गहराई तक क्या होता है वो पानी को क्या करें, ले सकें पानी के कारण, तो ये जड़ गहरा होता है। तो ये पेड़ पौधे की वहाँ की खासियत है। अब हम देखते हैं एक परिवहन है, वहाँ पर परिवहन के लिए मतलब एक व्यक्ति को यहाँ से वहाँ जाने या सामान को ढोने होने में परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्य जीव रेगिस्तानी या मरुस्थलीय इलाके में वो है ऊँट। ये एक वहाँ का परिवहनीय जीव है, मुख्य रूप से उसका वहाँ जो है लोग सामान ढोने में या एक जगह से दूसरी जगह खुद सवारी करने में इस्तेमाल करते हैं। ऊँट जो होता है इसका हर एक अंग देखें तो वो मरुस्थल के अनुकूलित है, मतलब वहाँ रहने के लिए वो जो है पूरी तरह से सामंजस्य अपना बैठा चुके हैं, या वो वहाँ के सामंजस्य ढल चुके हैं वो। अगर हम उसके पाँव की बात करें तो वो काफ़ी जो होता है गद्दीदार होता है, मांसल और गद्दीदार होता है, जो कि बालू में नीचे नहीं दबता है, मतलब उसका पैर नीचे ना जाए ताकि वो बालू में धंसे नहीं, इसके लिए उसका जो है पाँव गद्देदार है एकदम पूरी तरह से। और
गद्देदार, हाँ गद्देदार है, बालों में धंसता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नाक की, तो नाक इस तरह से हो, वो ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़्यादा बालू वहाँ पर उड़े तो वो अपने नाक को नीचे कर सकता है, ढक सकता है, इस तरह का वो होता है। तो ये क्या कर सकता है, तूफान में नाक को क्या कर सकता है, ढक सकता है। तो ये इसके नाक की खूबी है, जो कि इसे बचाता है बालू को अंदर जाने से। अगर हम कान की बात करें तो वो भी काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटा, जो कि बालू को अंदर जाने से बचाता है, बालू अंदर नहीं जाता। और इसके साथ ही अगर हम आँख की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी परेशानी होती है सुबह में चलने में या रात में, कि तूफान अगर आ जाए तो बालू जो है अंग में चला आता है, आँख में, कान में, नाक में। तो ऐसे में ये 3 अंग उसका जो है वहाँ पर देखते हैं कि अनुकूलित होता है। आँख में देखें तो ऊपरी भौंवा बहुत ही घना होता है, ऊपरी भौंवा, और पलक के बड़े बाल उसे बचाता है बालू से। ये आँख की होगी। फिर कुबड़ जो होता है, उसके पीठ पे कुबड़, वो जो होता है चर्बी के रूप में भोजन और जल को संचित करके रखता है, भोजन प्लस जल को संचय करता है, जिसके कारण कि लंबे समय तक वो बिना खाए और पानी पिए वो रह सकता है। ऊपर से उसके शरीर पे काफ़ी बड़े बड़े बाल होते हैं, चमड़े पे लें तो चमड़े पे क्या होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बाल होते हैं, और उसके साथ ही क्या होता है कि वो मोटा होता है, जैसे कम वाष्पन होता है, और बाल उसे क्या करता है, ये रात में ठंड से बचाता है, रात में ठंड से बचा। और मोटा चमड़ा क्या करता है, ये भी ठंड से बचाता है, और उसके साथ ही साथ क्या करता है कि कम वाष्पन कम होता है, और पानी के इस्तेमाल से ही इस जीव को लंबे समय तक वहाँ से सवारी की जा सकती है। तो ऊँट का हर एक अंग देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पूरी तरह से उसे ढाला गया है प्रकृति द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं रेगिस्तान में या मरुस्थलीय वासस्थल को। अब हम देखते हैं पर्वतीय वासस्थल। पर्वतीय वासस्थल जहाँ जो है बड़े बड़े पहाड़, पर्वतीय ठंड वाले, उन क्षेत्रों को देखेंगे। तो पर्वतीय वासस्थल में भी देखेंगे हम कुछ जो भी जीव होते हैं वहाँ वहीं के अनुसार ढले होते हैं उसके शरीर, और जिस कारण वो वहाँ पर वास कर सकते हैं। पर्वतीय वासस्थल इसमें जो होते हैं मुख्यतः बर्फ युक्त बड़े बड़े क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पर ही ये वासस्थल उसका जीवों का होता है। ऐसे में अगर हम जीव को देखें तो इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। उसके साथ ही क्या होता है कि उसके खाल जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ताकि ठंड से बचाए। वह काफ़ी ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती रहती है, तो खाल मोटे होते हैं उसके साथ ही खूर जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, मजबूत होता है, ताकि वो अंदर ना धंसे। तो इस तरह से इसके जीवों की खूबी होती है। उदाहरण अगर हम लें तो जैसे कि याक हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फीले पर्वत क्षेत्रों में पाया जाता है। पहाड़ी बकरी हो गया, ये सब वहाँ पर, भेड़िया हो गया, ये सब जीव वहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं अगर पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधा तो यहाँ पर हमेशा ही बर्फबारी होती रहती है, तो यहाँ पर पेड़ पौधा जो होता है वो शंकुआकार होता है, शंकुआकार पेड़ पौधा होता है, मतलब इस तरह का क्रिसमस ट्री की तरह इस तरह का वहाँ पर पेड़ होता है। और ताकि इसमें क्या होता है, इस तरह से हम देखते हैं काफ़ी पेड़ वहाँ पर रहता है, जैसे देवदार, चीड़, ये सब के पेड़। और इसके साथ ही पत्ते जो होते हैं वो झुके होते हैं नीचे की ओर, पत्ते नुकीले और संकरे होते हैं, ताकि बर्फ़ जो गिरे, बर्फबारी हो तो सारा जो है नीचे की ओर गिर जाए, क्योंकि ज़्यादा अधिक बर्फबारी से पेड़ में क्षति ना हो, वो जो है उस पर बर्फ़ ना जम जाए, इसलिए पत्ते नुकीले होते हैं। और पेड़ पौधा जो होता है वो शंकुआकार होता है। और अगर हम बात करें इसके उदाहरण तो जैसे कि देवदार देखने को मिलता है, तो देवदार, चीड़, ये सब कुछ पेड़ पौधे हैं। तो ये पर्वतीय वासस्थल हो गया। अब हम देखते हैं मैदानी या घासी वासस्थल। हम जिस इलाके में रहते हैं जहाँ समतल या फिर समुद्री क्षेत्रों से, समुद्रीय सतह से जो होता है थोड़ा बहुत जो होता है ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, पर्वत से छोटा होता है, और समुद्र स्थल से थोड़ा ऊपर या वो हो सकता है। तो मैदानी या घास स्थल जहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ घनी आबादी होती है, जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं मैदानी वासस्थल। मैदानी वास स्थल में तो पेड़ पौधे सदाबहार होते ही हैं और घने होते हैं, और हर एक कई तरह के होते हैं, विविधताएं उसमें पाई जाती है। उसके अलावे अगर हम जीव को देखें यहाँ मैदानी वास स्थल का, तो यहाँ के जीव कुछ मांसाहारी कुछ शाकाहारी होते हैं, तो उसके भी अलग अलग जो है वो अनुकूलन क्षमता होती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें एक मांसाहारी जीव का, एक मांसाहारी इधर जीव लेते हैं और एक लेते हैं शाकाहारी जीव।
मांसाहारी जीव में हम लेते हैं शेर को, शाकाहारी जीव में हम लेते हैं हिरण को। अगर हम शेर की बात करें तो इसके आँख की बात करते हैं, तो इसका आँख जो होता है आगे की ओर होता है, आगे की ओर। और इसका जो होता है हिरण का, वो दोनों चेहरे के दोनों किनारे की ओर, दोनों किनारों की ओर होता है। अगर हम गौर से देखें तो शेर का जो होता है, शेर का एकदम आगे में हम देखते हैं, लेकिन इसका जो होता है इस ओर और एक इस ओर हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों दिशा में, इसका आगे की ओर ताकि ये शिकार लंबे अधिक दूरी तक क्या करें, अधिक दूरी तक शिकार खोज करे, शिकार दिखे, इसके लिए ऐसा ये इसका जो है अनुकूलित है। और दूसरा हिरण का जो दोनों किनारे पे होता है, ये होता है इसलिए ताकि जो है ये सचेत हो सके अपने जो है शिकार से। तो इस तरह से दोनों की आंखें भी देखते हैं तो वो अनुकूलित होता है। अब हम दांत को देखें तो दांत जो होता है इसका काफ़ी नुकीला होता है, नुकीला, ताकि ये क्या कर सके, मांस को फाड़ सके, मांस को फाड़ने के लिए। और इसका जो होता है दांत वो चौड़ा या हम कहें कि साधारण होता है, ताकि वो क्या करे, घास को काट सके। धारदार होता है लेकिन वो चौड़ा होता है। और अगर हम नाखून की बात करें, नाखून, तो नाखून इसका होता है काफ़ी नुकीला, जो कि क्या कर सके, मांस को फाड़ सके। और वहीं इसका क्या होता है, इसका होता है साधारण, क्योंकि इसे किसी मांस को नहीं फाड़ना है। तो ये कुछ मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीवों के जो है वो मैदानी जगहों पे, वास स्थल पे भी देखते हैं कि वो कुछ अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें जलीय वास स्थल, तो वहाँ पर ये जीव वहाँ के अनुकूलित होते हैं, वहाँ उसका शरीर जो है वहाँ के अनुकूलन में मतलब कि वो ढला हुआ रहता है। उसमें से भी कुछ उदाहरण को लेंगे। जलीय वास स्थल जो जल के अंदर रहता है, वहीं से उसे भोजन और वहीं उसके रहने का आवास और वहीं से उसे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर हम जीव को लें तो एक जीव मछली को लेते हैं। मछली जो रहता है, मछली जो होती है, मछली का शरीर एक तो ढला रहता है, शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होती है, धारा रेखीय मतलब कि ये इसका शरीर पानी को काटने का काम करता है। उसके बाद फर भी होता है, इसका पंख भी होता है, जो कि उस तैरने में मदद करता है। पानी ऐसे हो जाए उससे टकरा करके पानी और उसके लिए जगह हो जाए, मतलब धारा रेखीय शरीर, धारा रेखीय शरीर होता है एक तो वो। दूसरा उसका गिल्स जो होता है, गिल्स मतलब गलफड़ा, वो उसको मदद करता है जल में निवास करने के लिए, क्योंकि इसी की मदद से वो क्या कर पाता है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग कर पाता है। अन्यथा हम जैसे जीव वो हमारे में गिल्स नहीं उपस्थित रहता, मतलब गलफड़ा नहीं रहता, जिस कारण हम जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं और इसीलिए जल के अंदर हमें घुटन महसूस होती है, सांस नहीं ले पाते। वहीं अगर पौधों की बात करें, पौधों की जल के अंदर के पौधा, तो कुछ जो होते हैं ज़्यादातर तो इसमें से पौधे देखें अंदर से ज़मीन के अंदर से इसके जड़ें जो होती है लगी हुई रहती है। कुछ पौधे लेते हैं जो कि अंदर में होता है पूरी तरह से जल के अंदर, और कुछ जो होते हैं बाहर तक आ जाता है, जैसे कि कमल, जलकुंभी, ये सब को लें तो वो बाहर तक उसका दिखता है। ऐसे में क्या होता है, कमल या जलकुंभी को देखें तो इसका जो होता है तना वो काफ़ी पतला होता है और खोखला होता है। इसका तना होता है पतला और खोखला, जो उसे जो होता है खड़ा रखने में मददगार करता है। फिर उसके फूल जो होते हैं, फूल वो पानी के ऊपरी भाग में क्या होते हैं, तैरते हैं। पत्ते भी जो होते हैं वो ऊपरी भाग में ही, ऊपरी सतह पर वो तैरते हैं। तो ये इसके जो है तना, इसका तना जो होता है वो खूब ही पतला और खोखला होता है। उसके बाद दूसरा कि उसका फूल जो होता है, फूल और पत्ता वो दोनों क्या करता है, पानी के सतह पर तैरता है। ये इसकी खूबी हुई। अब अंदर में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल के बिल्कुल ही अंदर वो होते हैं। ऐसे वाले पौधे को अगर हम देखें जो जल के बिल्कुल अंदर हो, तो उसके पत्ते जो होते हैं वो काफ़ी पतले संकरे होते हैं, संकरे पत्ते बहुत ही संकरे होते हैं, ताकि पानी जो है उससे कट करके बाहर चले जाए, मतलब कि निकल जाए और उसे कोई नुकसान ना हो। वो काफ़ी संकरे और पतले होते हैं, जिससे कि पानी जो है वो आसानी से क्या हो, पानी आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक जीव वहाँ के वासस्थल, अपने रहने के जगह से वो पूरी तरह से अनुकूलित होता है, वहाँ अपने आप को ढाल लेता है। तो इस तरह से हमने हमारे 11 चैप्टर सजीवों में अनुकूलन में अलग अलग वासस्थल और वहाँ के कुछ जीवों और पेड़ पौधों को जाना। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।